तो कैपिटल बजटिंग में पहले जो है हमने सबसे पहले बजटिंग को किया था। फिर हमने कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग में फिर हमने देखा कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स उसके कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस देखा सारा। तो प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था कि हमने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स पढ़नी थी। तो उन्हीं जो टेक्निक्स थी उन्हें ही हम आज से फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर में। याद होगा आपको कि दो किस्म की टेक्निक्स मैंने आपको पढ़ाई थी। एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है या जिसे हम कहते हैं विदाउट डिस्काउंटिंग, और दूसरा जो था वो था डिस्काउंटिंग या मॉडर्न कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो उनको ही आज हम मज़ीद जो है एक्सप्लोर करेंगे। ये फाइनेंशियल टर्म्स थी हमारी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के हवाले से, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के हवाले से। तो कैपिटल बजटिंग जो है क्या चीज़ था, पहले से हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो ये। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हम इसमें मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन्हें एवेलुएट कर रहे होते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी हमारे लिए सूटेबल है। किसमें हम जो कौन सी कैटेगरी है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, और कौन किस तरह हम अपने रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह हम जो है अपने प्रॉफिट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसे किस तरह हम जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें किस तरह इजाफा कर सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग हमने पढ़ा था जो कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स को और ह्यूज एक्सपेंसेस को इवेलुएट करते हैं ताकि हम जो है बेस्ट रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट में ले सकें। कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया के ऊपर होती है, एक नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया या ट्रेडिशनल के ऊपर होती है। अब जो है ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि तीन किस्म की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पाई जाती हैं। नंबर वन जो है वो होता है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का एक हल्का सा आइडिया मैं आपको बता दूं कि पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो एक्सपेंस किया है, उसको वापस मिलना, वो आपको वापस मिल रहा होता है, या उसके जो प्रॉफिट है वो आपको वापस मिल रहा होता है, उसे हम कहते हैं पेबैक। तो पेबैक पीरियड मतलब कि वो दौरानिया जिसमें आपकी आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न हो जाती है। दूसरा आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे जो है आपको याद होगा तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था रेशो एनालिसिस में। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये सेम चीज़ है। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि एक वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, एक एवरेज औसतन एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट से है उसके ऊपर डिमांड कर रहे होते हैं कि ये हमें मिले लाजमी। तो इसमें एक चीज़ और शामिल नहीं की मैंने। तो आज जो है मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा, तो पेबैक पीरियड जो है और पोस्ट पेबैक पीरियड जो है, अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हुई हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की, उसमें पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक पीरियड दो किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको वो दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स जो हैं उनमें से पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को लिया जाता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स में। आज इन तीन चीज़ों को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पेबैक पीरियड को और हमारे पोस्ट पेबैक पीरियड को और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। इनकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उन्हें हम चेक करेंगे, उन्हें भी देखेंगे कि वो किस तरह जो है कैलकुलेशंस होती हैं, किस तरह उन पर अमल किया जाता है, और वो किस तरह हमें हेल्प आउट करती हैं बेस्ट प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में जो मॉडर्न ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो तीन किस्म की जो हैं पाई जाती हैं। नंबर वन होता है पेबैक पीरियड, नंबर टू होता है पोस्ट पेबैक पीरियड, नंबर थ्री होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, या सिंपली हम इसे रिटर्न कह रहे होते हैं। एवरेज रिटर्न भी हम इसी को ही कह रहे होते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। तो इसे आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन इसमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पेबैक पीरियड को। एक्चुअली पेबैक पीरियड क्या होता है?
पेबैक पीरियड होता है कि आपने जब कोई एक आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या पहले के जो कारोबारी जो हज़रात होते थे या इन्वेस्टर्स होते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की होती थी कि किस तरह हमारा जो अमाउंट है या किस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, वो हमें रिटर्न मिल जाए, वापस मिल जाए। पहले ये कांसेप्ट हुआ करता था लोगों में। लेकिन अब ज़ाहिर है डिजिटल दौर आ गया है, मॉडर्न ज़माना आ गया है। अब भी लोगों को होता है कि ना सिर्फ़ उनकी अमाउंट उन्हें मिले, बल्कि क्या हो, ज़्यादा अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट उन्हें जो है अचीव हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लें अपनी। आजकल ये हो गया, जिस तरह आपने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, वो 2 किस्म के, पहले एक किस्म का होता था, वो प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन होता था कि किस तरह प्रॉफ़िट कमाया जाए और किस तरह प्रॉफ़िट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन अब जो मॉडर्न ज़माना आया तो उसमें क्या किया, मॉडर्न जो बिज़नेसमैन थे उन्होंने कहा कि सिर्फ़ प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन जो है, ये सिर्फ़ हमारा टेम्परेरी या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बल्कि जो असल ऑब्जेक्टिव है हमारा वो कौन-सा है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। जिस तरह वो इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन से वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन की तरफ आया है, इसी भी तरह जो है पेबैक पीरियड भी जो ट्रेडिशनल लोग थे या पुराने ख़्यालात के जो बिज़नेसमैन थे वो इस्तेमाल करते थे। उनका मकसद क्या होता था, वो क्या चाहते थे कि हमारी जो पेमेंट है वो हमें जल्द से जल्द रिटर्न हो जाए, और उसके ऊपर वो ख़्याल नहीं करते थे कि कल को क्या मतलब कि वैल्यू क्या रहेगी अमाउंट की, या जो आपकी करेंसी है उसकी वर्थ क्या रहेगी, आपकी जो परचेज़िंग पावर है उसकी क्या वर्थ रहेगी। वो इस चीज़ को इग्नोर करते थे। जस्ट वो ये देखते थे कि आज जो इन्वेस्ट किया है इससे ज़्यादा हमें फ्यूचर में मिल जाए। तो उसी के ऊपर वो जो है कंसिस्ट कर रहे होते थे, उसी के ऊपर डिटरमाइन कर रहे होते थे, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, इसी ट्रेडिशनल अप्रोच में से पेबैक पीरियड भी एक अप्रोच है उसकी, कैपिटल बजटिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे होते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कारोबार में, तो आप देखते हैं कि वो कितना पीरियड लेगा हमें रिकवर करने के लिए, हमारी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकवर करने के लिए, या उसको वापस जो है हमें आने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसे कहते हैं पेबैक पीरियड। तो इसकी कैलकुलेशन भी आगे चल के देख लेंगे। पेबैक पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट। मीन्स कि क्या हुआ कि पेबैक पीरियड क्या है? पेबैक पीरियड है कि ये वो टाइम ड्यूरेशन बताता है, ये वो पीरियड बताता है जो किसी भी इन्वेस्टर को या कारोबारी हज़रात को चाहिए होता है उनकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिटर्न करने के लिए। तो अब होता किस तरह है, इसके ऊपर किस तरह वो डिसीज़न ले रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात पे डिसीज़न्स ले रहे होते हैं कि जितनी जल्दी किसी को अपनी पेमेंट जो है, अमाउंट जो है वो रिकवर होगी, जितनी जल्दी, जितने कम पीरियड में वो अमाउंट रिकवर होगी, उतने ही वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। वो ये इस बात को तसव्वुर कर रहे होते थे। वो नहीं देख रहे होते थे कि मुनाफ़ा कितना मिलेगा, कितने अर्से तक हमें मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को जो इग्नोर करते थे, अब इस चीज़ को उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया कि अब हम देखें कि हमारी पेमेंट कितनी जल्दी रिसीव हो रही है, या कितनी हमारी जो कॉस्ट थी, वो कितनी कम अरसे में हमें वापस मिल रही है, बल्कि अब वो आ गए हैं इस तरफ कि कितने प्रॉफ़िट ज़्यादा कितने कितने अरसे में हो रहा है। तो पेबैक पीरियड इज़ ए मेथड इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द आल। क्या था कि पेबैक पीरियड सबसे आसान तरीक़ाकार था, जो हमें बताता था हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कॉस्ट को एनालिसिस करने का तरीके के मुताबिक। ये हमें बताता था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं 5 साल के लिए, और पहले 3 साल में आपकी जो है एक्चुअल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है, तो 2 साल आपको एडिशन मिल जाते हैं, वो आपके प्रॉफ़िट के होते हैं। एट डिफाइन द पीरियड इन विच द कंपनी कैन रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये वो पीरियड होता है पेबैक पीरियड आपका, जिसमें आप कोई भी कंपनी जो है वो अपनी इनिशियल जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट होती है या आउटफ्लो होता है उसको वो रिकवर कर लेता है। इसकी ज़रा हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के 2 तरीके होते हैं। अब होता क्या है हमारे पास, अगर हमने किसी कारोबार में पैसे लगा दिए हैं, तो हमें 2 किस्म के रिटर्न मिलेंगे। एक हमें मिलेगा कंटीन्यूअस या यूनिफ़ॉर्म रिटर्न। वो यूनिफ़ॉर्म रिटर्न क्या होता है कि हर साल हमें जो है 1 ला अगर हमने 5 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो 5 साल के लिए हमें 1-1 लाख रुपए मिलता जाएगा हर साल, तो 5 साल हो जाएँगे हमारे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको पहले साल 1,20,000 रुपए मिल गए, दूसरे साल आपको फिर क्या 1 लाख रुपए मिल गया, तीसरे साल 2,30,000 रुपए मिल गए। इसी तरह 5 साल तक आपको रिटर्न तो मिलता है, लेकिन वो जो है आपका जो प्लान होता है या एन्युइटी होती है, वो आपकी सेम नहीं रहती है साल, बल्कि चेंज होती जाती है। कभी वो अप हो जाएगी, कभी डाउन हो जाएगी, तो उसके लिए अलग फ़ॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है। अगर बात औक़ात ये होता है कि यूनिफ़ॉर्म अमाउंट चलती है आपकी, मीन्स के 1 लाख रुपए हर साल आपको मिल रहे हैं, तो उसका क्या होता है, उसका यही सूरत-हाल होती है कि आपको उसके लिए एक अलग सा फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। उस फ़ॉर्मूले के ज़रिए आप इज़िली अपनी जो है कैलकुलेशंस के मुताबिक पेबैक पीरियड मालूम कर सकते हैं।
ये असमा मुझे दोबारा से मैसेज करें, कौन सा पॉइंट जो है जिसमें कनेक्शन इशू आया आपको? शायद मैंने देखा नहीं। चले मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, मैंने गौर नहीं किया शायद इस चीज़ के ऊपर। तो मैसेज मैंने लेट देखा है, जिसकी वजह से शायद कोई इशू हुआ होगा। बता मैं ये रहा था कि फर्स्ट टेक्निक जो है ट्रेडिशनल आपकी कैपिटल बजटिंग की, वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जैसे कि नाम से बताता है, पे बैक पीरियड मतलब कि ऐसा दौरानिया जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या कास्ट है वो आपको वापस मिल जाती है, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जो है ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपकी कास्ट है या कोई सी प्रोजेक्ट में आपने रुपये पैसा लगाया है, तो वो कितने दौरानिए में आपको एक्चुअल अमाउंट वापस करेगा। उसे अगर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पे बैक पीरियड। लेट्स सपोज कि हमने दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, ए और बी। अब हमसे ये कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी जो हमारी डिज़ायर थी उसके मुताबिक हम प्रोजेक्ट ए में भी पैसा लगा सकते थे और प्रोजेक्ट बी में भी पैसा लगा सकते थे। अब जो पहला तरीका इस्तेमाल हुआ करता था वो होता था यही तरीका कि पे बैक पीरियड की। आप देखते थे कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे सबसे पहले मेरी एक्चुअल जो कॉस्ट है उसे रिटर्न कर देगा। जो ए करेगा अगर रिटर्न, तो ए में पैसे लगा देते थे। अगर बी रिटर्न करेगा जल्दी, तो हम बी में पैसे लगा देते थे। अब वो किस तरह कि फ़र्ज़ करें कि ए आपसे कहता है कि आपने अगर 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो वो कहता है कि मैं 5 साल तक आपको जो है कैश इनफ्लो दूंगा, मीन्स कि आपको रिटर्न दूंगा और हर साल में रिटर्न दूंगा आपको 1 लाख रुपया। आपको 1 लाख रुपये में रिटर्न देता रहूँगा हर साल। और प्रोजेक्ट बी था, वो उसमें की जो कंडीशंस थी, उस कंडीशन ये थी कि मैं आपको 80,000 रुपये जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा हर जो है साल, और मैं ये आपको 7 साल तक के देता रहूँगा। लेकिन प्रोजेक्ट ए ने कहा कि मैं 5 साल तक देता रहूँगा। अब पेबैक पीरियड मालूम करने का मकसद क्या होता था कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें पैसे जल्दी रिटर्न करेगा। अब एक्चुअल हमारी जो कॉस्ट थी वो थी कितनी की, 3 लाख थी हमारी, जो हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगाए थे अपने पैसे कारोबार में। अब हमने देखना था कि मैं ए में अपना पैसा लगाऊं या बी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाऊं। कैपिटल बजटिंग के तो मकसद ही यही है ना, कि आपने प्रोजेक्ट्स को देखना है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना है, उनको इवेल्युएट करना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला तरीका होता था पे बैक पीरियड, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले अमाउंट कौन सा आपको रिटर्न करता है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट ए जो है वो आपको 1 लाख रुपए पर ईयर दे रहा है, तो मीन्स कि ये 3 साल में आपकी एक्चुअल अमाउंट आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन प्रोजेक्ट बी जो है वो कितना दे रहा है आपको, 80,000 रुपये एनुअली दे रहा है। तो मीन्स कि ये क्या करेगा, ये 4 साल में तकरीबन जाके आपको क्या करेगा, आपकी एक्चुअल अमाउंट वापस कर देगा। अब इसमें कौन सी सिलेक्शन होगी हमारी? सिलेक्शन ज़ाहिर है हमारी इसमें प्रोजेक्ट ए होगा, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी जो अमाउंट है उसको वापस कर रहा है। इसमें इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है कि कौन सा जो है ज़्यादा दौरानिया तक हमें प्रॉफिट दे रहा है, वो ए दे रहा है या बी दे रहा है। यहाँ पे हालांकि जो प्रोजेक्ट बी था वो 7 साल तक हमें दे रहा था प्रॉफिट हमारा, जो है कैश इनफ्लो दे रहा था 80,000 का। प्रोजेक्ट बी जो है वो 1 लाख रुपए दे रहा था 5 साल के लिए। तो हमने क्या है, ए को सिलेक्ट किया। ए को क्यों सिलेक्ट किया, इस बेस पे सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ले रहा है हमारी एक्चुअल अमाउंट को, कि एक्चुअल आउटफ्लो को या एक्चुअल जो हमारी जो कास्ट है उसको रिवर्स करने में, उसको वापस रिटर्न करने में। इसलिए पेबैक पीरियड का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये आपको बता देता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमें अर्ली रिकवरी देगा हमारी कास्ट में। तो इसी को मैं समझा रहा था। तो पेबैक पीरियड क्या होता है? पेबैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट। तो पेबैक पीरियड क्या होता है? ये होता है कि जो आपका टाइम जो है, जो रिक्वायर होता है किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिकवर करने में, उसे हमें पेबैक पीरियड बता रहा होता है। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है आपकी जो है कैपिटल बजटिंग में। इसमें किसी किस्म की कोई जो है कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसमें ईज़ी कैलकुलेशन होती है। इसमें प्रोजेक्ट आपके सामने होता है, आप देखते हैं कि आपकी एक्चुअल अमाउंट कितनी लगी है और कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपको जल्दी दे देगा, ए दे देगा या बी दे देगा। और कोई अनएजुकेटेड पीपल है उसे भी अगर आप बता दें तो वो आपको बता देता है कि प्रोजेक्ट ए जल्दी हमें रिकवरी दे रहा है, प्रोजेक्ट बी दे रहा है। तो ए ज़ाहिर है वो 3 साल में दे रहा है, बी हमारा 4 साल में दे रहा है, तो ए को ए से जो है पॉजिटिव प्रोजेक्ट कंसिडर करते हुए इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है।
होप सो अब आपको समझ आ गया। अब इसके हम कैलकुलेशन चलते हैं। अब मैं आगे आपको ये बता रहा था कि अब होता क्या है कि ये तो एक सिंपल सूरत हाल थी कि आपको एक कंपनी जो है वो 5 साल के लिए अगर आपको रिटर्न दे रही है, 5 साल के लिए आपको कैश इनफ्लो दे रही है, तो हर साल वो क्या कर रही है, आपको सेम अमाउंट दे रही है। अगर 1 लाख रुपए पहले साल दिए हैं तो दूसरे साल भी 1 लाख, तीसरे साल भी 1 लाख, चौथे साल भी 1 लाख, पाँचवें साल भी 1 लाख। ठीक है, ये तो एक सिंपल फॉर्म हो गया। अब दूसरा फॉर्म क्या होती है? दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि एक कंपनी ने आपको कहा कि मैं आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो आपकी दूंगा, या जो कैश आपको रिटर्न करेंगे, या आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट देंगे आपको, वो हम इस हिसाब से देंगे कि पहले पहले साल हम आपको क्या दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। दूसरे साल आपको क्या कर देंगे, 80,000 दे देंगे। ठीक हो गया। तीसरे साल उसने कहा हम आपको 1,20,000 रुपये दे देंगे। अब इसमें कोई यूनिफॉर्म जो है अमाउंट नहीं चल रही आपकी। इसमें क्या है, आपकी जो इन्यूटी प्लान मिल रहा है या एनुअल आपको रिटर्न मिल रहा है वो डिफरेंट है हर साल की निस्बत। और पहली जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, उसमें सेम था हर साल आपका रिटर्न या प्रॉफिट, ये जो आपको पे हो रही थी जो अमाउंट वो सेम थी। वो कितनी थी, 1 लाख थी, 1 लाख थी, 1 लाख थी, 1 लाख थी, या 1 लाख थी, या कुछ और भी हो सकती है। वो 50,000 हो सकती है पहले साल, दूसरे साल भी 50, तीसरे साल भी 50, चौथे साल भी 50 और पांचवें साल भी 50। अब इनके लिए दो मुख्तलिफ फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपका का जो सीरीज है पेमेंट की वो सेम है, जो कैश इनफ्लो की सीरीज है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। दूसरी ये है कि आपकी जो सीरीज है कैश इनफ्लो की, जो आपको कैश मिल रहा है, जो इनफ्लो हो रहा है आपका कैश, वो चेंज है। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इसको आप जो है, ये मैंने पहले क्लास ले ली थी, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती है। अगर नहीं आती तो मैं जो न्यू जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था या जिनके माइंड में ये चीज़ स्किप हो गई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। कैश इनफ्लो मीन्स होता है कि जो आपको कैश रिसीव हो रहा होता है। कैश आउटफ्लो मीन्स कि जो कैश आपको आप पे कर रहे होते हैं, या वो आप क्या हो सकती है, कास्ट हो सकती है, या वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो आपका रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, या कोई भी कैश आपको मिल रहा है वो भी हो सकता है, या एक्चुअल अमाउंट आपको मिल रही है वो भी हो सकता है। मीन्स क्या है कि कोई भी कैश आपके पास आ रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो। तो अब सबसे पहले जो हमारा जो मेथड है उसमें हम चलते हैं कि सिंपल एक फॉर्म है आपकी और पेमेंट की, कैश इनफ्लो की, और वो ये है कि आपको 1 लाख रुपए 10,000 रुपये आपको एनुअली मिल रहे हैं, सालाना मिल रहे हैं। और मिल कब तक रहे हैं, 5 साल तक, कि ये आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। और आपकी जो एक्चुअल आउटफ्लो था, आपका टोटल आउटफ्लो था या इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, वो आपकी कितनी थी, 30,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया नहीं गया, यहाँ पे जस्ट आपको बताया गया है कि एनुअल कैश इनफ्लो वो कितना है आपका, 10,000। अगर वो चेंज करेगा, डिफर करेगा, तो वो आपको बता देगा कि पहले साल 10,000, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना। वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है इसमें, ये एक एग्जांपल थी हमारे पास पेबैक पीरियड की, कि पेबैक पीरियड किस तरह मालूम किया जाता है। वो एग्जांपल ये है हमारे पास कि टोटल आउटफ्लो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 30,000। कैश इनफ्लो जो हमें हो रहा है, या कैश हमें हर साल भी मिलेगा, या रिटर्न हमें एक साल हर साल मिलेगा, वो कितना होगा, 10,000 होगा। और ये कितने तक मिलेगा हमें, 5 साल तक हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझाने का मकसद आपको क्या है कि थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने का मकसद है यहाँ पे। अब पहले साल हमें कैश इनफ्लो कितना हुआ, 10,000। दूसरे साल कितना हुआ, 10,000। तीसरे साल कितना हुआ, 10,000। चौथे साल कितना हुआ, 10,000। पांचवें साल कितना हुआ, 10,000। अब अगर हम इसे अकोमुलेट करें, ठीक है, इसे हम जमा करें, ठीक है, तो पहले साल कितना था हमें, 10,000 हो गया। अब दूसरे साल कितना हुआ कि पहले साल हमें 10 मिला था, दूसरे साल फिर हमें 10 मिल गया, तो दूसरे साल में जाके हमारे पास टोटल इनफ्लो कितना हो गया, टोटल इनफ्लो हमारे पास कितना हो गया, 20,000 रुपये। ठीक हो गया। अब तीसरे साल कितना था, 20 पहले 2 साल का, तो तीसरे साल का 10,000, तो हमारे पास कितने हो गए, 30,000 रुपये। ठीक हो गया। अब एक्चुअल अगर देखें तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो टोटल कितना था, 30,000 था हमारा। तो मीन्स कि हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा, एब्सोल्युटली वो 3 साल होगा। क्योंकि 3 साल में जाके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी टोटल अमाउंट कवर कर रहे हैं। जो हमारी टोटल अमाउंट कितनी थी, 30,000 थी। तो ये तीन जो है, 3 साल में आपको आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिसीव हो गई है। तो ये तीन आपका क्या होगा, ये आपका पे बैक पीरियड होगा। आवर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड इन 3 ईयर्स, सो पे बैक पीरियड इज 3 ईयर्स। तो आपका पे बैक पीरियड जो है वो कितना हो गया, 3 साल। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है, तो 3 साल तो हमारे हो गए पे बैक पीरियड के, और टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें
कैश इनफ्लो होना था वो 5 साल तक होना था, तो बाकी जो 2 साल बच गए वो क्या चीज़ है? वो क्या कैश इनफ्लो होगा, या वो क्या उसमें भी तो पैसे तो आने ही आने होंगे, तो वो इनफ्लो ही। लेकिन पेबैक पीरियड तो हमारे पहले 3 साल थे, वो क्या बाकी क्या चीज़ थे? तो बाकी जो 2 साल थे वो आपके कहलाते हैं पोस्ट पेबैक पीरियड, कि आपके पेबैक पीरियड के बाद आने वाले जो आपकी रिकवरी थी, इन्वेस्टमेंट थी या इनफ्लो थे, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट पेबैक पीरियड। तो वो कितने थे? 2 साल आपके। अब जो आपको 30,000 टोटल 50,000 आपको मिल रहे हैं। पहले 30,000 जो थे वो तो आपको मिल गए पेबैक पीरियड में। अब बाकी जो 20,000 रुपए बचे, ये वाले 20,000 रुपए, ठीक है? पहले चौथे साल में 10,000 मिले, 5वें साल में 10,000 मिले। अब ये 10,000 तो फिर 20,000 जो मिले आपको, ये कहलाता है आपका पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। अब इस चीज़ को टोटल डायग्राम को समझाने का मकसद ये नहीं था कि आपने करनी है। इसको समझाने का मकसद ये था कि अब आपको जो है कंसेप्ट में कोई चीज़ जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो स्किप ना करें या वो आपको इरिटेट ना करे, तंग ना करे। तो इसका मकसद सिर्फ़ ये था सिंपली समझाने का, कि अगर हम जनरल पर्सन हैं, हमारे पास कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है, हमें कोई फ़ॉर्मूला नहीं आता, अगर हमें कोई बंदा बता देता है कि आपने 30,000 रुपए लगाए थे और 5 साल तक आपको 10-10 हज़ार रुपए मिलते जाने हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि कितने साल में आपको असल अमाउंट मिल जाएगी। तो हम एक टेबल सादा कागज़ पे बना के उसे बता सकते हैं कि 3 साल के अंदर-अंदर हम उससे क्या करेंगे, ले लेंगे अपनी एक्चुअल अमाउंट को। अब वो आपसे पूछे कि आपका प्रॉफ़िट कितना होगा, वो हम बता सकते हैं कि ज़ाहिर है 3 साल में हमने अपने प्रॉफ़िट टोटल अमाउंट ले ली थी, तो अगले 2 साल 10-10 हज़ार रुपए हमें मिलने हैं, तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉफ़िट होगा। उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफ़िट। तो अब जो है हम चलते हैं ज़रा इससे आगे। अब जो असल लेक्चर है हमारा पेबैक पीरियड, पहले तो हमने सिर्फ क्या किया, उसकी डेफिनेशन की, डिफाइन किया उसे कि पेबैक पीरियड क्या होता है। ये एक ऐसी पीरियड होता है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिस दौरान में हम एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट है या एक्चुअल जो आउटफ्लो है उसे हम रिकवर कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पेबैक पीरियड कहलाता है। अब इसके फार्मूला वगैरह, इसकी कैलकुलेशंस और वो सारे हम देख लेते हैं। अब पेबैक पीरियड का जो है फार्मूला क्या है, वो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। अब पीछे अगर आप चलें यहाँ पर, अगर यहाँ पे आप चलें, तो ये एक सादा कागज़ पे एक जो है लेंथ थी, आपकी कैलकुलेशन थी, जो आप कर सकते हैं अपने पेज पे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम दरकार होता है। जो टाइम के बाद आप बता सकते हैं कि मेरी एक्चुअल जो है पीरियड कितने में रिकवर होगी, मेरा प्रॉफ़िट कितना होगा, मेरा पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफ़िट कितना होगा, उस सारी चीज़ को आप एक पूरी एक मेहनत करते हैं, एक पेज पे लिखते हैं, फिर बताते हैं। क्यों ना इसको एक छोटे से फ़ॉर्मूले के तहत करके देखा जाए और चेक किया जाए कि वहाँ पे भी यही जवाब आता है, 3 साल वहाँ पे आते हैं, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, 3 साल वहाँ पे आते हैं। वहाँ पता चलता है हमें कि 2 साल का प्रॉफ़िट कितना होगा। ये तो वो छोटी-सी कैलकुलेशन है ना, जो आपको मैंने दी है 5 साल के लिए, छोटी-सी है। हो सकता है बड़ी कैलकुलेशंस आ जाए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाए आपके पास और वो 50 साल की कैलकुलेशन हो, तो आप क्या करेंगे? पेज पे करते रहेंगे, तो पूरे दिन तो आपको उसकी कैलकुलेशन में लग जाएगा। आप किस तरह वहाँ पे बताएँगे? या आप अपने किसी बड़े को बताते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में लगाना है, 2 प्रोजेक्ट आपको दिए जाएँ, ए और बी आपने किस में लगाना है, तो कौन से प्रोजेक्ट में आपकी पेमेंट जो है अर्ली रिकवरी हो जाएगी, तो वो किस तरह बताएँगे? तो कैलकुलेशन करके बताते रहेंगे। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहना है कि छोले देख ही पड़ा है, जो अक्सर वो टर्म इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसको एक फ़ॉर्मूले के तहत हम देखते हैं। तो पेबैक पीरियड का फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 किस्म के होते हैं। एक तो फ़ॉर्मूला होता है आपका कि यूनिफ़ॉर्म आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, कि बराबर हर साल इक्वल आपको जो है आपको कैश इनफ्लो हो रहा है। तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको एनुअल कैश इनफ्लो के साथ डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो है पेबैक पीरियड आ सकता है। तो ये आपका फ़ॉर्मूला है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास यूनिफ़ॉर्म या इक्वल इंस्टॉलमेंट हर साल रिसीव हो रही हो कैश इनफ्लो की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेबैक पीरियड इसका कितना होगा, तो वो आप फाइंड आउट 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, बल्कि 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे? आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है या कैश आउटफ्लो आपका कितना है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर अगर कैश आउटफ्लो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, या आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अब एनुअल कैश इनफ्लो ज़ाहिर है आपने कोई किसी भी साल का ले लेना है, क्योंकि हर साल का बराबर है। हर साल का 1 लाख रुपए है, 1 लाख है, या हर साल का 10,000 10,000 10,000 है, किसी भी साल का ले सकते हैं आप। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना है आपके पास?
जो सब पे यूनिफ़ॉर्म चल रहा होगा उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास पेबैक पीरियड आ जाएगा। तो इसको कब हमने जो है पेबैक पीरियड को रिजेक्ट करना है या इसको कब हमने एक्सेप्ट करना है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, वो इस ये है हमारे पास कि आपका अगर एक्चुअल पेबैक पीरियड, अगर आपको 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं या आपको जो है 2 प्रोजेक्ट में तो आपके पास फैसला ये हो जाता है कि जो प्रोजेक्ट हमें जल्दी हमारी रिकवरी दे रहा हो, जल्दी हमारी टोटल अमाउंट रिकवर कर रहे हों वहाँ पे हम, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर सिंगल प्रोजेक्ट आ जाता है और आपसे कोई पूछा जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका क्राइटेरिया किस तरह होगा? उसका क्राइटेरिया ये होगा कि एक्चुअल, अगर आपका पेबैक पीरियड जो है, एक्चुअल पेबैक पीरियड आपका जो है वो कम हो जाए या वो छोटा हो जाए और जो आपने एस्टिमेट किया था पेबैक पीरियड उससे, तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपको आपकी कंपनी की एक स्ट्रेटेजी थी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाएँगे जहाँ पर आप जो है अपनी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कॉस्ट उसे 5 साल के अंदर-अंदर रिकवर कर सकें। अब इसको क्यों ऐसा कर रहे थे आप? क्योंकि आपने 5 साल बाद कोई ऐसा अच्छा बिज़नेस एस्टेब्लिश करना था या 5 साल बाद आपने अपने शेयर होल्डर को पैसे वापस करने थे या 5 साल जो है के लिए हमारे पास टर्म डिपॉज़िट आया था, बैंक मैनेजर थे, हम बैंक में काम करते थे, 5 साल का हमें हमारे पास डिपॉज़िट आया था, हमने 5 साल बाद पैसे वापस करने थे। तो हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिले कि जहाँ पर हमारी जो टोटल जो कॉस्ट है या टोटल आउटफ्लो है वो 5 साल के अंदर-अंदर हमें रिसीव हो जाए। तो अब हमें एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट का जब हमने हमने चेक किया कि हम ये क्या हमें सूट करता भी है या नहीं करता। जब हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि वो 3 साल में हमारी क्या कर रहा था, एक्चुअल अमाउंट वापस कर रहा था। मीन्स कि उसका जो पेबैक पीरियड क्या था वो 3 साल था। 3 साल जो है वो आपके क्या हैं, एक्चुअल पेबैक पीरियड है। एक्चुअल जो है दौरान ये है 3 साल आपका, जिसमें आपकी जो टोटल रिकवरी है, टोटल कैश आउटफ्लो वो हासिल हो जाना है। और 5 साल आपके क्या थे, ये आपके प्री डिटरमिन्ड थे। एस्टिमेटेड पेबैक पीरियड था आपका कि आप चाह रहे थे कि 5 साल से पहले मुझे रिकवरी मिल जाए। तो मीन्स क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल पेबैक पीरियड है, वो आपका एस्टिमेटेड जो पेबैक पीरियड है उससे कम हुआ, तो ये इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती थी कि आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि 5 साल में मुझे जो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाऊँगा, जिसमें मुझे मेरी टोटल रिकवरी जो है, टोटल मेरा कैश आउटफ्लो वो 5 साल तक मिल जाए। ये आपका क्या था? एस्टिमेटेड पीरियड था आपका। एस्टिमेटेड आपका क्या था ये? पेबैक पीरियड था आपका। लेकिन प्रोजेक्ट दूसरा आपने देखा, कोई एक आया आपके पास, बिज़नेसमैन आया, उसने कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाएँ, तो आपको मैं जो है ना आपकी टोटल जो एक्चुअल अमाउंट है उस वो आप ले सकते हैं ईज़िली, अपने 6 साल के अंदर-अंदर आप उससे रिकवर कर जाएँगे। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस आपका जो है 60 साल तक आपका चलना है ये प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या इश्यू क्रिएट होगा? अब यहाँ पर आप इसको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आपका जो एस्टिमेटेड पीरियड है वो आपका जो है वो कम पड़ गया है। वो क्या कर गया, वो कम पड़ गया आपके एक्चुअल पेबैक पीरियड से। एक्चुअल पेबैक पीरियड कितना था? 6 साल, और आपका जो एस्टिमेटेड था वो कितना था? 5 साल। 5 साल में आप चाह रहे थे कि मुझे 100% मेरे पैसे मिलें, क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है अपने कस्टमर को, मैंने उसे 5 साल बाद पैसे देने हैं। तो अब लेकिन अब का जो जो इन्वेस्टर आया था, जो इसने आपको जो अर्ज कर रहा था आपको कि मेरे कारोबार में आप इन्वेस्ट करें, वो क्या कह रहा था? वो कहता कि मैं 6 साल में आपके एक्चुअल पेमेंट वापस करूँगा, उसके बाद आपको प्रॉफ़िट मिलता रहेगा सारा। कब तक? 10 साल तक। तो आप फिर उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक्चुअल नीड नहीं है आपकी। आपकी एक्चुअल नीड कितनी है? आपका प्रॉमिस है। आपका जो जो ट्रस्ट है आपके कस्टमर का आपके ऊपर, आपका वो है, इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करेंगे। तो क्राइटेरिया आपको हमेशा याद रखना है पेबैक पीरियड का। पेबैक पीरियड का क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपका प्री डिटरमिन्ड जो एस्टिमेटेड पेबैक पीरियड है, वो ज़्यादा आ जाए आपके एक्चुअल से, या आपका एक्चुअल पेबैक पीरियड कम हो जाए आपके एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड या प्री डिटरमिन्ड पेबैक पीरियड से, तो आप क्या करेंगे? उसको, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये तो था सिंगल प्रोजेक्ट। अगर 2 प्रोजेक्ट हैं, तो 2 प्रोजेक्ट में जो जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होगा वो आपका एक्सेप्टेड होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आपका रिजेक्टेड होगा। तो ये इसकी क्या है आपका एक
इसका क्राइटेरिया होता है पेबैक पीरियड के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। इसके बाद जो है हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर, कोई एक इसकी कोई भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें पेबैक पीरियड जो है उसको कैलकुलेशन करने का मेथड बताया गया है। एक प्रोजेक्ट था जिसकी टोटल कॉस्ट आपने कितनी बेयर की, 30,000 रुपये कॉस्ट बेयर की, और उसका कैश इनफ्लो जो था वो कितना था, 10,000 रुपये था पर एनम। ठीक है, पर एनम इसका 10,000 रुपये आपका क्या था, टोटल आपका कैश इनफ्लो था। तो इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, 30,000। एनुअल कैश इनफ्लो हमारा कितना हो गया, 10,000। द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 ईयर। अब उस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 साल है। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, आपने क्या बताना है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो प्री डिटरमिनेट पीरियड कितना हो गया आपका, 5 साल। अब आपने जब उसको सॉल्व किया फार्मूला, तो फार्मूला आपका क्या था, कैश आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अब आपका क्या है, आपने जो आपका टोटल कैश आउटले था या इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 30,000, ऐसे ही है ना। और आपकी जो टोटल एनुअल कैश इनफ्लो था वो कितना था, 10,000, उसने खुद ने बताया था। द कैश इनफ्लो आर 10,000। तो 10,000 आपका कितना था, कैश इनफ्लो था। तो 10,000 आपने उससे डिवाइड किया तो टोटल आपका जो आंसर आया वो आपका कितना आया, 3 साल आया। तो मतलब क्या था, यही 3 साल जो आपने देखा होगा, फर्स्ट आपको मैंने इसकी कैलकुलेशन समझाई थी, वहाँ पर उसे हमने कैलकुलेट किया था। वहाँ पे बकायदा पेज पे हमने ये सारी चीज़ें लिखी थी, हमने वहाँ पे कॉलम बनाए थे, रोज बनाए थे, हमें टाइम लगा था। लेकिन यहाँ पर हमने 2 सेकंड में बता दिया कि 3 साल हमारा क्या है, पेबैक पीरियड है हमारा। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। जल्दी जल्दी से आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट करें, मैसेज बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल समी खान एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल उस्मान एक्सेप्ट करना चाहिए, अजन ने भी एक्सेप्ट कहा। ठीक है, शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि इसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो फरहीन एक्सेप्टेड। तो क्या है कि ये हमें क्या 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 ये, क्योंकि इसमें प्री डिटरमिनेट जो पीरियड था, एस्टिमेटेड पीरियड था, वो हमारा कितना था, 5 साल। हम चाह रहे थे कि हमारा जो जो 5 साल से पहले पहले रिकवरी मिल जाए। तो हमें तो 3 साल में रिकवरी मिल रही है, तो इट्स मीन हमें ये जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है इसमें, अर्ली रिकवरी मिल रही है हमारे प्रोजेक्ट की। तो ये इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन में आपने याद रखेंगे कि कैश इनफ्लो कितना है आपका, 10,000 रुपये है। मीन्स के आपका हर साल का कैश इनफ्लो कितना होगा, 10,000 होगा 5 साल तक। तो ये आपकी एस्टिमेशन थी। अगर अब नेक्स्ट हम आगे जाके कहीं पे देखेंगे कि हो सकता है 10 साल ना हो, हर साल किसी साल 10,000 हो, किसी साल 12,000 हो, किसी साल 8,000 हो, किसी साल 5,000 हो। तो हमने क्या करना है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो से क्या मुराद था कि साल का कैश इनफ्लो। तो हर साल का चेंज होगा तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पे, कि हर साल के फाइंड आउट करते हैं, हर साल के फाइंड आउट करते हैं, तो 50 साल के हम 50 मरतबा तो कैश इनफ्लो फार्मूला लगा के यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपका आंसर जो है वो इनएक्यूरेट होगा। तो वहाँ पर जो है सिंपल कैलकुलेशन की जाती है, वो भी आगे चल के हम आपको बता देते हैं। तो ये है अनइवन कैश इनफ्लो आपका, कि अनइवन कैश इनफ्लो जो है अगर आ जाता है तो पेपर में, तो उसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये कि जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, मैंने ये चेक भी किए, जो सीएसएस के पेपर कुछ मैंने काफ़ी सारे चेक किए हैं, उसमें ये कैलकुलेशन के सवाल ज़्यादा आते हैं। उसमें बाकायदा कोई आपको फिगर्स बता दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है फाइंड आउट करें। तो इसलिए मैंने इसके आपको सोचा कि न्यूमेरिक जो है अच्छी तरह समझा भी दूँ, करा भी दूँ, कि अगर पेपर में आए तो आप लोगों को किसी किस्म का इशू पैदा ना हो। अनइवन कैश इनफ्लो या जो है आपका, जो इसमें जो यूनिफॉर्म पेमेंट या यूनिफॉर्म आपका जो है इनफ्लो नहीं होता कैश का, इसमें इसमें डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या हो रहते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होते, क्योंकि अब कंपनी बेस कर रही होती है कि किसी साल उसे प्रॉफिट हो गया, किसी साल उसे कम प्रॉफिट हुआ, किसी साल उसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी साल वो लॉस में चली गई, ऐसे ही होता है ना मोस्टली केसेस में। तो ज़्यादातर अनइवन जो है कैश इनफ्लो ही इस्तेमाल हो रहे थे बिजनेसेस में। तो उसमें क्या है कि ये जैसे एक एग्जांपल दी हुई है
कि एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें रिक्वायर्ड है कि एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना होगा, 25,000 का होगा आपका। मीन्स कि क्या है, आपका एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना है, 25,000 का है। या आप कह सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 25,000 रुपये है। द कैश इनफ्लो फॉर 6 ईयर्स, और कैश इनफ्लो उसका 6 साल के तक चलेगा उसका, वो कितना होगा, पहले साल 5,000 होगा, दूसरी साल 8,000 होगा, तीसरी साल 10,000 होगा, चौथी साल क्या होगा उसका 12,000, पांचवी साल 7,000, और छठवीं साल कितना है उसका 30,000। मीन्स क्या हुआ, पहले साल 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, कैश इनफ्लो होगा, दूसरे साल आपका 8,000 होगा, तीसरे साल आपका कितना होगा, 10,000 होगा, चौथे साल आपको क्या होगा, 12,000 होगा, पांचवें साल आपके पास 7,000 होगा, और छठे साल आपको आखिरी साल कितना मिलना है कैश इनफ्लो, 3,000 रुपये मिलना है। अच्छा, ये लाइट यहाँ चली गई है, तो अगर कोई इंटरप्शन आए दरमियान में तो आप मुझे काइंडली बता देंगे। तो ये टोटल उसने हमें बताया कि कैश इनफ्लो हैं। अब वो हमसे कहता है कि आपने क्या करना है, आप हमें बताएं कि पेबैक पीरियड आपका क्या है। ठीक हो गया। तो पेबैक पीरियड वो हमसे कहता है कि आप कैलकुलेट करें कि वो कितना होगा। अब पहली बात तो ये थी कि अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है कैश इनफ्लो होते हमारे पास, तो हम जल्दी से बता सकते थे कि हमारे ये जो है पेबैक पीरियड है। अब लेकिन यहाँ पर इशू ये हुआ, यहाँ पे हर साल आपका चेंज हो गया है। जो इनफ्लो था, अब हमारे टोटल जो कैश आउटफ्लो था वो कितना था, 25,000। हम देखेंगे कि अब जहाँ पर जिस साल में हमें हमारे 25,000 मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कैश इनफ्लो होगा, या हमारा जो क्या कहलाएगा, वो पेबैक पीरियड कहलाएगा हमारा। अब देखें तो पहले साल उसने कितना बताया था आपको, कैश इनफ्लो 5,000 रुपये। ठीक हो गया ये वाला, तो 5,000 हमें मिल गए। दूसरे साल उसने कितना बताया, 8,000। तो पहले साल हमारे पास टोटल कमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना हुआ, 5,000 हो गया। दूसरे साल हमारा कितना हो गया, 13,000। 13,000 कितना हुआ कि 5 पहले वाला, और दूसरे साल का 8,000। 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए हमारे पास। ठीक हो गया। तो फिर तीसरे साल में जाके हमें कितना मिला, 10,000 मिला था। ऐसे ही है, तीसरे साल हमें कैश इनफ्लो कितना मिला था, 10,000। तो तीसरे साल हमारे पास 10,000 हो गया। अब 13,000 हमारे पास पहले थे, 10,000 हमारे पास तीसरे साल आ गए। मीन्स के पहले साल जमा दूसरे साल जमा तीसरे साल, तो तीनों का हमारे पास टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया, 25,000 रुपये। ठीक हो गया, 25,000 हो गया हमारे पास। लेकिन हमारा टोटल कैश आउटफ्लो कितना था, वो 25,000 रुपये था। और हमें जो टोटल कैश तीसरे साल में इनफ्लो हो रहा है, वो 23,000 रुपये हो रहा है। अब ये तो हमारा पेबैक पीरियड हो नहीं सकता 3 साल, क्योंकि अभी 2,000 रुपये हम क्या जा रहे हैं, हमारे अभी रहते हैं रिकवर होने। तो चौथे साल में जाके उसने कहा कि आपके पास इनफ्लो जो है वो 12,000 का हो गया। तो 23,000 जमा 12,000 कितने हो गया आपके पास, 35,000 रुपये। अब ये वो फिगर हो सकते थे 4 साल जिसमें हमारा टोटल कैश इनफ्लो हो जाए 25,000 का। लेकिन हुआ किस तरह कि अब ये तो नहीं है कि पूरे साल बाद ही आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, कि पूरे साल बाद ही आपको लमसम अमाउंट मिलती है। प्रॉफिट तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है ना। अब एक्चुअल पीरियड कितना हुआ आपका। अब एक्चुअल पीरियड में इशू ये हुआ कि या तो हमें जैसे पहले मालूम होता था टेबल से कि वह एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके हमारा स्पेसिफिक साल में जाके हमारी टोटल जो कैश इनफ्लो था वो आ जाता था, तो हम बता देते थे कि ये साल हमारा क्या है, हमारा पेबैक पीरियड है। लेकिन यहाँ पर इशू ये हो गया कि 23,000 तो हमारे तीसरे साल में जाके हो रहे थे, तो मतलब 3 साल से तो ऊपर लगे हमारी रिकवरी में, टोटल कैश इनफ्लो में। अब कितने लगे, वो 4 साल भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि 4 साल बाद जाके तो 35,000 हुए। अब ये हमें पता चल गया कि 3 और 4 साल के दरमियान दरमियान पीरियड लगा है। मतलब कि 3 साल और कुछ महीने जो हैं वो हमारे लगे हैं किस चीज़ में, हमारे कैश इनफ्लो में लगे हैं हमारे। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट जो है थोड़ा सा टिपिकल सा है। तो ये अगर आपको क्लियर होगा तो ही अगला क्या आपको क्लियर होगा। तो पढ़ हम ये रहे थे कि तीसरे साल में जाके हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना हो गया, 23,000 हो गया। अब 2,000 हमारे रहते हैं, 2,000 हमें क्या चाहिए, और चाहिए। अब अंदाजे से तो हम बता नहीं सकते कि अगर 12,000 हमारे जो हैं टोटल साल में मिले हैं,
तो 2000 2 माह में हो गए होंगे, 3 में हुए, 4 में हुए, 5 में हुए, वो किस तरह पता चलेगा? उसका सिंपल फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है कि आप पहले 3 साल तो श्योर करेंगे कि 3 साल में आपको 23,000 हुए, रिकवर हो गए, तो मीन मतलब कि 3 साल आपका क्या है, पे बैक पीरियड 3 साल प्लस कुछ महीने हैं। वो महीने कितने हो सकते हैं? अब उसके लिए आपका क्या है, उसके साथ उसके लिए जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होता है आपका, वो फार्मूला आपका इस्तेमाल होता है कि जब आपको कोई ये पेबैक पीरियड के लिए आपके लिए उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 3 साल, जो आप श्योर हो गए कि इसमें हमारा मिल गया है। चौथे साल आपको यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि चौथे साल में आप ओवर हो रहे हैं अपनी अमाउंट से कुछ एक्सीड कर रहे हैं। तो आपने एक्चुअल अमाउंट जो है वो बतानी है। वो कौन सी हो सकती है, 3 और 4 साल के दरमियान दरमियान हो सकता है पीरियड वो। तो आप उसको फार्मूले को मालूम करने के लिए ये फार्मूला कभी भी याद रखेंगे, ड्यू अमाउंट आपकी जो रहती है वो डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ नेक्स्ट इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय 12। तो इससे आपकी वो जो एक्चुअल फिगर है वो आ सकती है अगले जो मंथ में या डेज में जितने भी हो। अब हमारी जो टोटल ड्यू अमाउंट थी वो कितनी थी, 2000। 2000 ही थी ना, क्योंकि पहले 3 साल में तो हम 23,000 रुपये ले चुके थे, तो हमारा टोटल कैश आउटफ्लो जो आउटफ्लो था वो 25,000 था हमारा। तो 25,000 तक हमने पहुंचना था। तो पहले 23,000 हमें कहाँ पर मिल गए थे, 3 साल में मिल गए थे, तो 3 साल प्लस यहाँ पर साल या महीने या दिन आने थे। अब ड्यू अमाउंट हमारी कितनी थी, 2,000 रुपये, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ नेक्स्ट कैश इनफ्लो। तो चौथे साल में टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी कैश इनफ्लो की, वो कितनी थी, वो थी आपकी आई थिंक सो कि 12,000। चौथे साल में हमारा नेक्स्ट कैश इनफ्लो कौन सा था, वो चौथा साल था ना। साल 4 में हमें कितने मिले थे, 12,000 मिले। तो 4,000 सॉरी 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ के नेक्स्ट कैश इनफ्लो 12,000। तो 2,000 को 12,000 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि महीने में आ गई ये बात हो, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ। तो ये अमाउंट आपकी आ जाती है 3 साल और 2 महीने। ठीक हो गया, तो आपका टोटल पे बैक पीरियड कितना हुआ, वो आपका हो गया 3 साल 2 महीने। अगर ये यहाँ पे वो मैंने फुल फुल कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको उस फार्मूले को। तो अगर यहाँ पे तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझे भी बता दें, मैं क्लियर करवा देता हूँ दोबारा से। किसी को कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर ना आई हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं ताकि यहीं से क्लियर करा के ही आगे हम अगले राउंड में चलें। ताकि कोई चीज़ यहाँ से जब तक दिमाग में कोई चीज़ क्लियर ना हो तो अगली चीज़ भी समझ नहीं आ रही होती बस बात। ठीक है, सबको क्लियर है? चलें, ठीक हो गया, गुड। तो ये क्या था, हमारा पे बैक पीरियड मालूम करने का दूसरा तरीका था जिसमें इक्वल आपकी कैश इनफ्लो नहीं होती। तो दोबारा से आप इस चीज़ को सुन लें कि अगर आपकी इक्वल कैश इनफ्लो हों, ठीक हो गया, तो आपके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अगर आपका यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो नहीं आता और वो आपसे आपके पेपर में पूछ लेता है कि आप पे एक पीरियड बताएं इसके लिए, तो फिर आपकी मजबूरी है आप इस टेबल को बनाकर उसे बताएंगे, पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद जो है फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे ये वाला और फिर आप उसे क्लियर करेंगे कि इतना पीरियड जो है वो पेबैक पीरियड है हमारा, इस पीरियड में हमारी अमाउंट जो है वो हमें टोटल रिकवर हो जाएगी। दोबारा से मैं समराइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, 2 किस्म की टेक्निक्स हमने पढ़ी। हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़ी, तो ट्रेडिंग या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं वो पढ़ी। तो उसमें हमने 3 किस्म की टेक्निक्स पढ़ी। वो होती है सबसे पहले पेबैक पीरियड, दूसरा पे पोस्ट पेबैक पीरियड, नंबर थर्ड इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या जिसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, या जिसे हम जो है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कह रहे होते हैं। ये 3 पढ़े। उनमें से जो फर्स्ट वन था वो हमने कर लिया, वो हमने किया कि पेबैक पीरियड होता है। हमने पढ़ा कि पेबैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, टोटल कैश आउटफ्लो जो हमारा है वो रिकवर हो जाता है। तो उसे हमने क्या कहा, वो होता है हमारा पेबैक पीरियड। अब हमने पढ़ा कि पेबैक पीरियड जो है, अब हमने पढ़ा कि पेबैक पीरियड जो है
वो 2 किस्म के हो सकते हैं आपके। 2 मेथड्स में हो सकते हैं या 2 किस्म की सिचुएशन हो सकती है आपकी। सिचुएशन 1 हमने पढ़ी कि आपके पास इक्वल कैश इनफ्लो आ रहे हैं हर साल। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ लिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से ना करें तो आप मतलब टोटल आपका ईयर आ जाता है या टाइम्स आ जाता है, कितने टाइम में आपने रिकवर कर लिए। दूसरा था कि अनइवन है या अनइक्वल आपके पास कैश इनफ्लोज हैं। उसके लिए हमने पढ़ा कि आपका जो उसका जो है हमने एक डायग्राम बनाई, एक उसका टेबल बनाया, वहाँ से हमने देखा कि उसमें 2 इश्यूज अब आ गए थे। एक इशू तो उसमें ये था कि अनइक्वल कैश इनफ्लोज थे। दूसरा इशू ये था कि जब अनइक्वल जो कैश इनफ्लो थे, अब उसमें हमें टोटल जो डिज़ायर्ड अमाउंट थी 25,000 रुपये या आपकी कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो किसी एक साल में जाके रिकवर नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ साल और कुछ महीने में जाके हो रही थी। तो हमने वो साल भी मालूम कर लिया, महीने भी मालूम कर लिया, और हम इस काबिल हो गए कि हम बता सकें कि हमारा कितना दौरानिया जो है वो इस्तेमाल होता है इसके इनफ्लो के लिए। तो ये हमने कैश जो है पेबैक पीरियड पढ़ा। अब हम मूव करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की जानिब। तो पेबैक पीरियड के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि ये बहुत इजी है। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन पेबैक पीरियड की इतनी इजी है कि आज हमारे जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स भी थे, हम खुद थे, या कोई भी आपका जो एजुकेटेड पर्सन ना हो उसे भी बताएं तो वो क्या कर सकता है, इसे इजीली समझ सकता है, पढ़ सकता है। पहला तो इसका मेरिट ये है कि बहुत आसान है इसे कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। दूसरा क्या इसका तरीका है, दूसरा इसका मेरिट्स या फ़ायदा क्या है, वो है कि पेबैक मेथड प्रोवाइड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट ओवर द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या करता है, हमें फर्दर हमें जो है ये प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी देता है कि हमारे जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है या एक्चुअल जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है या एक्चुअल जो रिटर्न है उसमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ इजीली उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। हम दो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या है, एक सलाहियत मौजूद है। तीसरा फायदा इसका क्या है कि पेबैक मेथड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सोलेंस। तो ये क्या करता है, हमें एक रिड्यूस कर देता है उस चांसेस को, उस पॉसिबिलिटी को। नुकसान की पॉसिबिलिटी होती है बाज़ औक़ात कि आपको जो बाज़ औक़ात आप ऐसे कारोबार में लगा देते हैं और आप देख रहे होते हैं टोटल कैश इनफ्लो को, मीन्स के टोटल कैश इनफ्लो देख रहे होते हैं कि मुझे किस प्रोजेक्ट में टोटल प्रॉफिट या लमसम अमाउंट देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट ए है वो 5 साल तक दे रहा है तो वो 50,000 दे रहा है, प्रोजेक्ट बी है वो 10-10 हज़ार दे रहा है, वो 8 साल तक दे रहा है तो वो 80,000 दे रहा है। तो ये रिड्यूस कर देता है। हो सकता है, ज़ाहिर है फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वही कारोबार लॉस में पड़ जाए और आपकी अमाउंट डूब जाए। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे होते हैं कि मेरी अमाउंट कब कितनी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो ये आपको ये फ़ायदा देता है कि आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जो आपको जल्द से जल्द आपकी अमाउंट रिकवर करके दे रहा होता है। तो इट्स मीन जो प्रोजेक्ट आपको जल्द से जल्द अमाउंट रिकवर करके दे रहा हो तो आप उसी में पैसे लगाते हैं, उससे चांस आपके जो हैं वो लॉस के कम हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। कि आपको कोई सी क्या पता आगे पॉलिटिकल जो है सिचुएशन ख़राब हो जाए, हो सकता है कारोबार जो है वो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर जाए वो, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वर्स इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है। तो ये आपको एट द एंड जाने से बचा लेता है, बल्कि क्या करता है आपको उस अर्ली से अर्ली सिचुएशन में रखता है जहाँ पर आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे होते हैं और जल्द से जल्द अमाउंट रिकवर कर लेते हैं आपकी। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात इसके क्या हैं? नुकसान सबसे बड़ा जो इसका है वो है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। वो किस तरह? अब ज़ाहिर है कि कोई भी करेंसी है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी अमाउंट है, कोई भी चीज़ की जो कीमत है, उसकी भी एक वर्थ होती है, वैल्यू होती है किसी चीज़ को परचेज़ करने की। अब प्रॉफ़िट इसमें ये इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता कि आपको टोटल प्रॉफ़िट कितना मिल रहा है या आपको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी टोटल पीरियड के बाद, टोटल पीरियड की जो एक्सपायरी है उसके बाद। आप इसमें सिर्फ़ देख रहे होते हैं कि मुझे क्या मिल जाए, जल्द से जल्द मेरी अमाउंट मिल जाए।
जल्द से जल्द मुझे क्या मिल जाए, मेरी रिकवरी मिल जाए, बस आप इसमें यही सोच रहे होते हैं, इसके अलावा आप इसके में कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। तो क्या है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसमें आप देखते हैं कि मैंने आज पैसे लगाए 50,000 रुपये, तो मुझे क्या मिले, ये 3 साल बाद 50,000 वापस मिल जाएं। तो भाई आज की जो 50,000 की वैल्यू है, क्या 3 साल बाद जाके भी 50,000 की वही वैल्यू होगी? नहीं, कभी भी ये वैल्यू उसकी नहीं होगी। तो इसलिए क्या करता है ये, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा होता है। दूसरा इसका डीमेरिट्स क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इग्नोर्स ऑल कैश इनफ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड। अब वही बात, ये क्या करता है आपका, ये उन सारी सिचुएशन को इग्नोर कर देता है कि आपका जो पीरियड, मखसूस पीरियड था जिसमें आपने टोटल अमाउंट को ले लिया था, रिसीव कर लिया था, उसके बाद जो आपको अर्निंग मिलनी थी, उसके बाद में तो आपको कुछ कंटिन्यूसली इनफ्लो आने थे, ये उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये नहीं देखता कि मुझे कितने साल तक रिकवरी आनी है, ये इसे देखता है कि मुझे कितने कम से कम अरसे में मेरे पैसे वापस हो जाएं। ये नहीं देखता कि उस पीरियड के बाद मुझे कौन सा प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा देर तक पैसे देगा, ज़्यादा देर तक मुझे बचत देगा, ज़्यादा देर तक मेरे लिए कैश इनफ्लो प्रोड्यूस करेगा, ये उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। नंबर थ्री इसका क्या है, नंबर थ्री इसका है, it is one of the misleading evaluation of capital budgeting is it ignore all the post payback period inflows। तो ये क्या है, ये आपको मिसलीड करता है आप कैपिटल बजटिंग में। क्यों मिसलीड करता है, क्योंकि ये आपसे कहता है कि जिस प्रोजेक्ट में आपको जल्दी रिकवरी है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल वर्ल्ड में। एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट ज़्यादा मुनाफा दे रहा होता है वो अच्छा होता है हमारे लिए। तो ये क्या करता है, ये आपकी मिसलीडिंग करता है वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट में, या डिफरेंट एसेट्स की जो वैल्यूएशन है उसमें ये आपको क्या करता है, ये आपको गलत रास्ता दिखाता है। तो इसलिए ये क्या है, पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो ये कुछ इसके क्या थे, मेरिट्स थे, इसके कुछ डीमेरिट्स थे जो हमने किए। 2 मिनट का ज़रा ब्रेक ले लें कि मैं 2 मिनट बाद ज़रा पानी पी के दोबारा से इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को।
वेलकम बैक। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। असल में आज जो है पूरे दिन में बिजी रहा, तो मुझे भी थोड़ी सी थकावट ज़्यादा महसूस हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा उठ गया। तो आवाज़ मेरी आ रही है सबके पास? अच्छा, ये एक सवाल है कि सर इफ़ वी आर रिसीव फुल अमाउंट, अगर ये एक दोस्त का सवाल है कि सर अगर हमें जो है लम सम में अमाउंट मिल जाती है, और क्या हम फिर फार्मूला पहले वाला इस्तेमाल करेंगे या हम दूसरे वाली कैलकुलेशन पे जाएंगे? तो पहली बात तो ये, अगर दो प्रोजेक्ट हैं, वो एक साल में दे रहा है पेमेंट आपको, दूसरे साल एक साल में आपको टोटल रिकवरी दे रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है वो 2 साल में दे रहा है, तो आपको वैसे ही है कि लमसम में मुझे मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उसी में ही क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे जो आपको लमसम में एक साल के अंदर दे रहा है। अब हो यूज इस तरह सकता है कि वो एक जो है वो आपको दे रहा हो लमसम में 3 साल में, के बाद एक दे रहा हो 5 साल के बाद, तो एब्सोल्युटली आप क्या करेंगे, 3 साल वाले में ही पैसे वो अपने इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो 3 साल में आपको टोटल लमसम दे रहा है। दूसरा जो है वो 5 साल में दे रहा था। या सूरत हाल ये हो सकती है कि एक जो प्रोजेक्ट ए था वो आपको दे रहा था अमाउंट आपकी 3 साल में लमसम आपको करके दे रहा था। प्रोजेक्ट बी जो है वो आपको जो क्या कर रहा था, एक साल जो है लाख रुपए दे दिए, दूसरे साल लाख दे दिए, तीसरे साल लाख दे दिए, और चौथे साल लाख दे दिए, पाँचवें साल लाख दे दिए। अब आपकी टोटल इनिशियल कॉस्ट जो थी वो 5 लाख थी। अब ए जो है वो 3 साल बाद आपको 5 लाख देता है, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बी जो है वो आपको लाख लाख रुपए करके दे रहा है 5 साल में। तो आप बी की तरफ क्यों जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे। तो पेबैक पीरियड आपका 3 साल होगा, और वो कौन सा होगा, प्रोजेक्ट ए होगा। तो होप्स हो कि अब आप समझ गए होंगे ऐसा साहब। तो अब हम जो हैं चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, या पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड जिसे हम कह रहे होते हैं। अब पहले हमने ये पढ़ा था कि पेबैक पीरियड क्या होता है। ये होता है कि टोटल वो पीरियड जिसमें हम हमारी एक्चुअल जो है अमाउंट जो है उसे रिकवर कर लेते हैं या उसे रिटर्न बैक कर लेते हैं, तो वो हमारा पेबैक पीरियड कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था। उसका फॉल्ट ये था कि वो इग्नोर कर देता है आफ्टर पेबैक पीरियड इनफ्लोज को। मीन्स कि वो इग्नोर कर देता है कि जिस पे दौरानिए में आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है, उसके बाद जो है कुछ दौरानिया बचता है ना जिसमें आपको पेमेंट जो है वो मिलनी होती है, तो ये उसको इग्नोर कर देता है। उसकी इग्नोरेंस को दूर करने के लिए जो उससे एडवांस मेथड आया, जो आजकल रिवायती तौर पर इस्तेमाल भी होता है, वो है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड या पोस्ट पेबैक पीरियड। ठीक हो गया, नाम से ही बताता है आपको। तो पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द पीरियड बियॉन्ड द पेबैक पीरियड। ये क्या करता है, आपको पेबैक पीरियड के बाद का जो अरसा है उसको ये आप कंसीडर कर रहा होता है, उसको ये अपनी कंसिडरेशन में ले रहा होता है, और फिर ही आपको बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। दिस मेथड जो है, इसी मेथड को हम सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक पीरियड भी कह रहे होते हैं, या सरप्लस लाइफ ओवर पेबैक मेथड भी इसी को हम कह रहे होते हैं। इसका जो फार्मूला है वो भी बड़ा आसान सा है। इसका फार्मूला क्या है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का? कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो इनटू ब्रैकेट एस्टिमेटेड लाइफ माइनस जो है पेबैक पीरियड। ये फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। जो जिस प्रोजेक्ट का हमारे पास जो है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या पोस्ट पेबैक पीरियड की जो टोटल अमाउंट है, या पोस्ट पेबैक प्रॉफिट जो है जिसका ज़्यादा होगा, उसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इसका एक्सेप्टेड और रिजेक्शन की यही एक कैटेगरी होती है। इसमें क्या करता है, द प्रोजेक्ट विच गिव्स द ग्रेटेस्ट पोस्ट पेबैक पीरियड, क्या ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको ग्रेटेस्ट पोस्ट पेबैक पीरियड दे, या जो है लार्ज नंबर ऑफ या ग्रेटेस्ट पोस्ट पेबैक प्रॉफिट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो था उसका जो टोटल
पीरियड था वो 30 साल में, 3 साल में हमें रिकवरी दे रहा था हमारी, और वो कितने साल तक चलना था, 5 साल तक चलना था। तो इसमें अब जो है पोस्ट पेबैक पीरियड कितना है, वो 2 साल है। और प्रोजेक्ट हमारा ये तो ए था। अब प्रोजेक्ट हमारा बी जो था, उसका पेबैक पीरियड कितना था, 5 साल था। ठीक है, लेकिन वो 10 साल तक चलना था। तो अब जो प्रोजेक्ट बी है, इसका पोस्ट पेबैक पीरियड कितना हो गया, 5 साल हो गया। तो अब हम कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट हम बी सेलेक्ट करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि इसका हमारा क्या है, इसका पोस्ट पेबैक पीरियड ज़्यादा है बनस्बत प्रोजेक्ट ए के। तो इसको अब हम कैलकुलेशन के साथ आगे देख लेते हैं कि पेबैक पीरियड जो है या पोस्ट पेबैक पीरियड जो है, इसको किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको बताया गया है कि कैश आउटफ्लो जो आपका है वो 1 लाख रुपए है, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, या टोटल आउटफ्लो आपका 1 लाख है। और एनुअल कैश इनफ्लो आपका कितना है, वो है आपका 25,000 रुपये। ठीक हो गया। और एस्टिमेटेड लाइफ जो है आपकी वो कितनी है, 6 साल। मतलब कि आपका जो एस्टिमेटेड पीरियड है वो कितना है, 6 साल। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। कैश इनफ्लो आपको कितना है, 1 लाख। और एनुअल कैश इनफ्लो आपको कितना है, सॉरी कैश आउटफ्लो कितना है, 1 लाख। और एनुअल कैश इनफ्लो आपको कितना है, 25,000 रुपये। ठीक हो गया। तो आपका जो है अब इसमें आपने बताना है कि पेबैक पीरियड आपका कितना है। इसी में आपने बताना है कि इसमें पोस्ट पेबैक पीरियड या पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी है। ठीक हो गया। उसको आपने ये दो चीज़ बतानी है। तीसरी चीज़ इसमें आई हुई है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको आपने फिलहाल छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है, तो इसको करने का कोई ख़ास जो है नहीं मकसद यहाँ पे। तो इसमें अब हमें मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि पोस्ट पेबैक मेथड पीरियड कितना है आपका, और पेबैक पीरियड कितना है आपका। सारी कैलकुलेशन हमारे पास हैं। हमें पता है कि 1 लाख का आउटफ्लो है हमारा, और इनफ्लो जो एनुअली हमारे पास हो रहा है वो 25,000 रुपये। टोटल पीरियड हमारा कितना है, 6 साल है। अब आपको याद होगा कि फार्मूला जो मैंने अभी कराया था उसको हम यहाँ पे ज़रा क्या करते हैं, पुटअप करके देखते हैं। तो फार्मूला हमारा सबसे पहले आपके पास क्या, उसने पूछा है आपसे पेबैक पीरियड आपके बारे में। उसने पूछा है कि पेबैक पीरियड का फार्मूला लगा के आप उस पेबैक पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कितना है, आपका फार्मूला क्या था, वो था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, वो है आपका 1 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब आपके एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, 25,000। तो आपका कितने आ गए, 4 साल आपके आ गए आपके पेबैक पीरियड के। अब आपका पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए आपको फार्मूला याद होगा। तो मैंने आपको बताया था कैश इनफ्लो, ठीक है, इंटू ब्रैकेट एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। ठीक हो गया। अब कैश इनफ्लो हमें सवाल में जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, कैश इनफ्लो जो है वो हमें कितना था, 25 साल था। तो अब हमारे पास क्या हो गया, कैश इनफ्लो 25,000 रुपये, ब्रैकेट इनटू, तो 6 साल हमारी एस्टिमेटेड लाइफ थी। ठीक हो गया। और एक्चुअल जो पेबैक पीरियड वो कितना आया हमारा, 4 साल। तो 4 साल उसमें से माइनस कर दिए, तो टोटल हमारा कितना आ गया, हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कितना आ गया, या पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ गई, 50,000 आ गई। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी आपको पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करनी होगी, तो आप सबसे पहले आपका मालूम होना चाहिए आपका पे बैक पीरियड। अगर ना दिया हो तो वो आप कैलकुलेट कर देंगे, तब ही आप जो है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर है आपका ये दो चीज़ें, कि पे बैक पीरियड और पोस्ट पे बैक पीरियड के बारे में। तो तो ये दो जो है फार्मूले आप याद कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल भी मैं आगे आपको दूंगा, सेंड करूंगा, वो आप खुद कर लेंगे, ताकि कुछ किसी कोई अभाम है इसमें या कोई मिसकंसेप्चुअल चीज़ें हैं तो वो क्लियर हो जाएंगी आपकी।
तो थर्ड वन जो है हम उसकी तरफ चलते हैं, वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे भी हम कह रहे होते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या जिसे हम बात का रिटर्न के नाम से पुकार रहे होते हैं, वो होता है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ए फार्मूला दैट रिफ्लेक्ट्स द परसेंटेज रेट ऑफ द रिटर्न expected on an investment or assets compared to the initial investment is called accounting rate of return। सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट होता है जो हम जो है एस्टिमेट कर रहे होते हैं, या जो हम सोच रहे होते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, या जो हमें मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसका फाइंड मालूम ये है, इसको कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट मालूम करने का तरीका जो है वो, उसका लिए फार्मूला जो इस्तेमाल होता है वो है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज में जो आपकी एक अमाउंट आती है उसको आप क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कह रहे होते हैं। अब ये किस तरह इसे हम यूज़ करते हैं, इसे हम इस तरह यूज़ करते हैं कि बाद का 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट आपके पास आ जाते हैं, और जिस प्रोजेक्ट का आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न आपका ज़्यादा होता है, वो उसको आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, बाकी सबको आप रिजेक्ट कर लेते हैं। अब जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी इशू करेगी कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का क्या मतलब है, या एवरेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम? एवरेज फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है कि जितनी भी टोटल अमाउंट है उनको हम सम अप कर लेते हैं, टोटल अमाउंट को। ठीक हो गया? टोटल अमाउंट को हम सम अप करने के बाद क्या करते हैं, टोटल जो पीरियड था उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो जो है पीरियड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, जिसे हम औसत कहते हैं। तो औसत इनकम हम कितना फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास एवरेज इनकम या औसत इनकम आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे 3 साल थे, एक साल हमें प्रॉफिट 10 रुपये मिले, दूसरे साल हमें 20 रुपये मिला, और तीसरे साल जो है हमें कितना मिला, तीसरे साल हमें -5 रुपये मिला। ठीक है, मतलब लॉस में चले गए। तो अब आपके कितने साल हैं, पीरियड 3 साल पीरियड है, तो 3 पे आप क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे इसे, तो आपके पास औसत प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें आपने एवरेज इनकम फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया? तो इसी तरह एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेम होती है, इसी तरह ही होती है आपकी। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला आप याद करेंगे, क्या फार्मूला होता है, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो जो आपका आता है आंसर, वो आपका कहलाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसकी कैलकुलेशन भी हम आगे चल के देख लेते हैं। तो ये एक इसकी एग्जांपल है कि जो नेट प्रॉफिट है 5 साल का, जो एक कंपनी थी ABC, कोई भी कंपनी थी, ABC कोई भी कंपनी थी, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो कितना था, 13,50,000 रुपये। और इनिशियल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी आपकी, 20 लाख रुपये या 2 मिलियन। तो आपने फाइंड आउट करना है ARR, मतलब कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपने फाइंड आउट करना है, या सिंपली रिटर्न आपने फाइंड आउट करना है। तो वो आपका जो फार्मूला है उससे आप इजीली फाइंड आउट इसे कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है आपका, अब यहाँ पे फार्मूले को मैंने ज़रा ओपन कर दिया है। यहाँ पे फार्मूले को मैंने एवरेज प्रॉफिट को या एवरेज इनकम को मैंने ओपन कर दिया है। टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना। पीछे वाला जो एवरेज प्रॉफिट था उसे मैंने यहाँ ओपन कर दिया, वहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया था। तो अब हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना था 5 साल के लिए, 13,50,000 रुपये। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 साल का प्रॉफिट हमारा कितना था, 13,50,000 रुपये। तो 5 में डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 2,70,000 रुपये। तो अगर इसको हम डिवाइडेड करते हैं, हमारी जो टोटल कास्ट है उसके ऊपर, जो हमने कितने बताई थी, 2 मिलियन या 20 लाख बताई थी। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20 लाख, जो उसकी टोटल कास्ट या इनिशियल कास्ट थी, उस पर डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया 13.5% आ गया है। इसी भी तरह अगर किसी दूसरी कंपनी थी उसका डेटा भी दिया होता, तो आप चेक करते उसका भी एवरेज ARR निकालते, और जिस कंपनी का ARR ज़्यादा होता, जो रिटर्न परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होती है उसे हम सिलेक्ट कर सकते थे। तो ये आपका जो थर्ड मेथड है वो आपका यहाँ पर
उसके फार्मूला, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन जो है उसकी आपको उसको कर सकते हैं, उसको यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। बाज़ औक़ात पेपर में अगर ये चीज़ें आ भी जाती हैं तो आपने बाकायदा जो फार्मूले से बतानी है, ठीक हो गया? फार्मूला बताना है और डिफरेंशिएट करना है दोनों में। और इसके अलावा अगर वो आपसे 2 के बारे में डिफरेंस कर लेता है, 2 के बारे में डिफरेंस करने से आप क्या करते हैं, उसकी कल कोई एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं, ताकि वो सवाल आपका क्या कर जाए, आपका वो सवाल इंक्रीज़ भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए। अब इस हवाले से एक असाइनमेंट की में भी मुझे याद आ गया कि कुछ बच्चों का सवाल था कि सर ये असाइनमेंट किस तरह लिखनी है? तो वो इस तरह था कि असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को दी थी, वो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 17 आई थिंक सो था। उसमें जो मैंने आपको एक्चुअल असाइनमेंट दी थी, वही आपने करनी है, जिसमें 5-5 नंबर के 4 जो थे पार्ट थे उसके, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। उनको वो 5-5 नंबर के थे, उनको आपस में डिफरेंशिएट करना था। अब डिफरेंशिएट किस तरह कर रहे होते हैं? अब यहाँ पर हम यहाँ पर अब छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि एक दरमियान में एक लाइन लगाएँगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो अच्छी भी नहीं होती। तो वो आपने किस तरह करना है, वो आपने पहले कोई अगर फ़र्ज़ करें उसने पूछा आपसे कि प्रॉफ़िटेबिलिटी और आपका जो है लिक्विडिटी रेशो जो है वो उसका भी मेरे शायद एक डिफरेंस था। तो सबसे पहले आपने प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशो के बारे में बताना होता है। फिर आपने उसकी डिफ़ाइन करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। बाकायदा अगर आप वहाँ पे लिख दें एक्सप्लेनेशन तो वो भी अच्छी चीज़ है। एक्सप्लेनेशन में आप उसके बारे में थोड़ी-सी स्पीक करते हैं, थोड़ा-सा इंट्रो कराते हैं, देन आप उसका फ़ॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर टाइम आपके पास है, अगर आपके पास इनफ टाइम है, तो फिर आप वहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी करके दे देते हैं, फिर आप उसे कंक्लूड कर देते हैं। कैलकुलेशन ना करें, सिर्फ़ पैराग्राफ में लिखें। फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फ़ॉर्मूला करते हैं और उसके बाद नीचे जो है कंक्लूजन देते हैं दोनों के बारे में। एक ही कंक्लूजन में दोनों के बारे में लिखते हैं, दोनों का डिफ़रेंस बताते हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफ़िट के बारे में बता रही होती है कि किसी भी कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफ़िट किस तरह होता है, उसका एनालिसिस किस तरह किया जाता है कि प्रॉफ़िट जो है उसकी परसेंटेज किस तरह मालूम की जाती है। लिक्विडिटी रेशियो में बता रही होती है कि उसकी जो है सॉल्वेंसी जो है या उसकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो पेमेंट या ऑब्लिगेशन मेथड है उसके बारे में बता रही होती है। तो उसको आपने क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है। ये एक्चुअली मेथड होता है यहाँ पर इस लेवल पे डिस्क्रिप्टिव पेपर के मेथड में, ये जिस तरह सॉल्व किया जाता है ये तरीका होता है, ना कि वो ये जो मॉडर्न तरीका था, ट्रेडिशनल तरीका था कि दरमियान में लाइन लगा दो, एक साइड पे प्रॉफिटेबिलिटी को लिख दो, दूसरी साइड पे लिक्विडिटी को लिख दो। तो वो यहाँ पे नहीं चलता, वो सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम की हद तक चल रहा होता है या आपके एजुकेशन लेवल की हद तक चल रहा होता है। ठीक हो गया? तो इसके बाद जो है हमारे पास एक जो एग्ज़ाम्पल है मैंने दी हुई है आपके लिए, तो ये एग्ज़ाम्पल आपने करनी है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपने पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है आपने, और इसमें आपने पोस्ट पेबैक प्रॉफ़िटेबिलिटी और पोस्ट पेबैक प्रॉफ़िटेबिलिटी इंडेक्स मालूम करनी है। इस चीज़ को छोड़ दें फ़िलहाल, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है फ़िलहाल। आगे इस टाइप की कुछ परसेंटेजेज़ आएँगी तो फिर मैं इस चीज़ को आपको कराऊँगा। तो ये 2 चीज़ें मालूम करनी है आपने, पेबैक पीरियड और पेबैक प्रॉफ़िटेबिलिटी। तो ये कुछ इसमें डेटा दिया हुआ है, कैश आउटफ्लो आपका कितना है, 1 लाख रुपए है, ठीक हो गया? इस चीज़ को छोड़ देना आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन। आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको जो नेट इनकम होती है या आपका इनफ्लो होता है, वो हमेशा आपका टैक्स के बाद ही हो रहा होता है, मिल रहा होता है, ठीक हो गया? ये डेप्रिसिएशन के बाद ही मिल रहा होता है आपका। तो पहले साल इसमें कैश इनफ्लो कितना था? 20,000 रुपए था। पहले 5 साल कितना था? 20,000 था। मतलब कि पहले साल 20,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 20,000 और चौथे साल 20,000, पाँचवें साल 20,000। मतलब पहले 5 साल आपको कितने मिलना है? 20,000, 20-20 हज़ार रुपए मिलने हैं हर साल। और अगले 5 साल आपको कितने मिलने हैं? 8-8 हज़ार। मीन्स कि क्या हो गया? पहले साल आपको 8,000, 6वें साल में जाके आपको कितना मिला है? कैश इनफ्लो जो मिला है वो 8,000 रुपए मिलना है। ठीक हो गया? दो और 7वें साल आपको कितना मिलना है? 8,000 रुपए मिलने हैं आपको। 8वें साल इस तरह 8,000 मिलने हैं, 9वें साल भी आपको 8,000 मिलने हैं और 10वें साल भी आपको क्या कि मिलने हैं ये 8,000 रुपए ही मिलने हैं। तो ये अब यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा-सा चेंज है। पहले 5 साल आपको हर साल 20-20 हज़ार कैश इनफ्लो होगा और आखिरी 5 साल मतलब कि नेक्स्ट 5 ईयर आपको 8,000 रुपए 5-5 8,000 8-8 हज़ार रुपए हर साल मिलना है 6, 7, 8, 9, 10वें साल तक। तो एस्टिमेटेड लाइफ 10,000 है उसकी और साल्वेज वैल्यू 16,000 है। तो अब आपने हमें ये बताना है कि पेबैक पीरियड क्या होगा और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। इसको आपने पहले अपने खुद ने कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेशन करने के बाद अपने अपने पास सेव रखना है। तो फिर मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप चेक करेंगे कि आप कहाँ पर ठीक थे या कहाँ पर गलत हैं, या आपको कितना समझने की चीज़ों की ज़रूरत है अभी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आप लोगों को सबको समझ आया होगा। ये इसके हवाले से आज के इस पोर्शन के हवाले से कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो वो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन आंसरिंग कर भी सकते हैं मुझसे। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, या नेक्स्ट जो वीक से हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा मॉडर्न जो तरीका है कैपिटल बजटिंग का, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबको मैं अनम्यूट करने लगा हूँ, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन हों तो काइंडली वो आप मुझे बारी बारी जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी, तो अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अजहर। सर बेसिकली जो आपने असाइनमेंट दी हुई है अभी संडे के लिए, कल संडे के हम्म। लिए आपने जो असाइनमेंट दी हुई है सर कल, सर वो 17 लेक्चर में सुन नहीं सका था, तो काइंडली सर उसकी अगर आप वो लिंक वगैरह शेयर कर दे तो सुन के तो फिर कल आप इंशाल्लाह अजहर, सबमिट करवा देंगे। अजहर एक आपका तो ये था मतलब। सर, और दूसरा क्वेश्चन मेरा था जो आप ये आपने जी जी। जी जी बोलें। जी अरे सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो आपने अभी दिया हुआ है ना सर क्वेश्चन सेल्फ अपना कैलकुलेशन के लिए, ये था सेल्वेज वैल्यू, वो सर थोड़ा बता देंगे सेल्वेज वैल्यू क्या होती है सर बस। अच्छा, ये सॉल्वेज वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है कि जब मैं एक आपको जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ इस चीज़ का। इस सवाल में फिलहाल आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं आपको जनरल कंसेप्ट इसका बता रहा हूँ। सॉल्वेज वैल्यू हमारी ऑब्सोल्यूट वैल्यू होती है जब वो आखिरी, जब कोई भी एसेट्स, जब आप या कोई भी आइटम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप उसका बिल्कुल फ़ायदा ले चुके होते हैं उस चीज़ का। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या था, एक मशीनरी थी। मशीनरी आपने ली, न्यू ली, आपने इस्तेमाल की, हर साल वो डेप्रिसिएशन होती गई, वो ऑब्सोलीट होती गई, पुरानी होती गई। और आस बिल्कुल जितने साल उसने चलना था, इस्तेमाल होना था, इस्तेमाल होने के बाद वो बेकार हो गई, नकारा हो गई है, ठीक हो गया। अब वो जी मज़ीद सर। इस्तेमाल नहीं हो सकती, आपके काम की नहीं है। लेकिन अभी भी वो उसमें थोड़ी सी वैल्यू बचती है, जिससे क्या कर सकते हैं, आप उसे कबाड़े में सेल आउट कर सकते हैं, या किसी भी और किसी इंसान को दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं। आज तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई, ख़राब हो गई, आपकी नकारा है। तो वो जो अमाउंट है जो उसको आप कबाड़े में बेच कर या कहीं भी बेच कर जो रिसीव करेंगे, वो आपकी सॉल्वेज वैल्यू खिला रही होती है, या जिसे हम कहते हैं बची हुई कीमत, बची हुई वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है। सर वो दूसरा ये था कि सर आपने वो जो 17 लेक्चर है ना सर आप उसकी क्लोज कब लिंक। कब ज्वाइन किया आपने ये? आप ओल्ड स्टूडेंट नहीं है? सर मैं तो फर्स्ट लेक्चर से हूँ सर, अच्छा, लेकिन तो सर बात फिर ये कि क्या वजह 17 लेक्चर, उसका फिर 17 लिंक? अच्छा, लिंक दिया हुआ है, लेक्चर 17 का लिंक ग्रुप में, नोटिस ग्रुप वाले में दिया हुआ है। अस्सलाम सर। शायद सर वो मुझे नहीं मिला, एक दफा अगर आप वो चलो कर मैं दें दोबारा लिंक दोबारा तो से फिर कर बड़ी मेहरबानी। मैं दोबारा से कर दूंगा, दोबारा से कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राशिद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ओके जो सर, हम थैंक यू। कैपिटल कैपिटल बजटिंग जो पढ़ रहे हैं, हम्म। इसमें मतलब कि हम लोग बजटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जी 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 जी। लेकिन ये जो हमने पे बैक पीरियड में जो हमने बात की कि हम लोग इसमें जो है एस्टिमेटेड जो है पीरियड देखते हैं और एक्चुअल पीरियड देखते हैं, उसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं कि हम्म हमें प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है या नॉन वायबल है, हम्म। ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड फिगर्स भी मतलब कि इसमें आ रही है, और वो हम कर भी कैपिटल बजटिंग रहेंगे, तो ये मतलब इस चीज में ये एस्टिमेशन आ रही है। तो क्या मतलब हम एस्टिमेशन, बजटिंग तो करते ही एस्टिमेशन ही होती है ना बजटिंग तो हमारी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। मुझे दोबारा से क्लियर क्योंकि करें, ये मैं समझ में नहीं शायद आ रहा मतलब। मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, काइंडली मुझे थोड़ा सा दोबारा से क्लियर करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पे बैक पीरियड का, ये बेसिकली हम कैपिटल बजटिंग पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक हो क्योंकि गया। हम वो चेक कर रहे हैं कि जो हमारी एक्चुअल जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो हम कितने टाइम में रिकवर कर रहे हैं, हाँ, ठीक कितने टाइम में रिकवर कर ठीक रहे है। हैं, बिल्कुल। तो
कितने टाइम में रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम 3 साल में उससे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे एक बात हो रही है कि एस्टिमेटेड जो हमारी जो फिगर थी, मतलब कि हम वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, हमारी पॉलिसी थी या हमने बजटिंग की थी कि 5 साल के अंदर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक्चुअल सीधा। में भी बजटिंग हो रही है, यहाँ पर एस्टिमेटेड फिगर से भी हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जी काफ़ी एक्टिविटीज़ शामिल हो रही होती हैं आपकी, होती है ना? सिर्फ बजट का लेवल वहाँ पे तो ख़त्म नहीं हो जाता कि जहाँ पर आपने सोच ली किसी चीज़ को कि यहाँ पर इतने साल तक मैं जो है अमाउंट लूँगा या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा जो मुझे 5 साल तक मिलेगी, जहाँ से मुझे रिकवरी होगी। अब सिर्फ वहाँ पर बजट खत्म नहीं हो जाता। बजट एक्चुअली खत्म होता है कि जब आप बजट एक किसी कोई चीज़ सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, फिर आप उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, फिर आपको उसे रिव्यू करते हैं, फिर आप उसे क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले रहे होते हैं, तब जाके आपका बजट प्रोसेस खत्म हो रहा होता है। तो ये भी बजट का दूसरा पार्ट था इसमें, या दूसरी एक्टिविटी थी कि पहले आपने सोचा, प्लान किया कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा जिसकी इनकम मुझे 5 साल में मिल जाए। फिर दूसरी एक्टिविटी आई कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फिर आपने चेक किए कि मैं कौन-कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ। फिर आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिला जो आपको 3 साल में रिकवरी आपकी दे रहा था या 4 साल में दे रहा था। आपकी डिमांड थी 5 साल, ये डिमांड से कम अरसे में आपको रिकवरी वापस कर रहा था, तो आपने कहा कि इसे सेलेक्ट कर लो। तो मीन्स क्या हुआ, ये बजट की दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप फिर इसका आना है कि जब आपको 5 साल बाद पैसे मिल गए या 3 साल बाद पैसे आपको एक्स्ट्रा रिकवरी मिल गई, तो फिर आपने कहा कि यार फलाँ जो था प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था तो उसमें मेरी ये गलती थी। तो मुझे देखना चाहिए था कि मैं देखता कि जो 3 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलते हैं या कौन-सी कंपनी है जो मुझे एक्चुअल पेबैक पीरियड के बाद भी ज़्यादा अमाउंट दे रही होती है। तो मैं कल को उस कंपनी में सेलेक्ट करूँगा। तो वो आपकी क्या थी, फीडबैक था आपका बजटिंग का। तो इसी तरह ये भी आपकी बजटिंग का एक सेकंड स्टेप था। ये भी बजटिंग में ही शामिल होता है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ अस्सलाम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये जैसे आपने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को बताया सर, इसकी मुझे ना समझ नहीं लगी थी। एक दफ़ा आप रिपीट कर देते हैं कि ये क्यों कर रहे होते हैं। जैसे आपने पे बैक पीरियड का बताया कि हम टाइम के कैलकुलेट करने के लिए हम पे बैक पीरियड यूज़ करते हैं, मतलब कितने हुँ। टाइम में हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। हुँ, हुँ। तो वैसे ही सर ARR क्यों कर रहे होते हैं, क्या आपने सर बताया था? अच्छा, मैं बताता हूँ एआरआर हम क्यों फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में होता इस तरह है कि एआरआर होता क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मीन्स के वो परसेंटेज जो आप चाहते हैं कि मुझे इतनी परसेंटेज मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिले। मिसाल के तौर पर आपने बैंक में पैसे जमा कराने थे, तो आप चाह रहे थे कि यार मुझे कम से कम बैंक जो है ना 15% दे दे। ठीक हो गया, मुझे सालाना 15% मेरी डिपॉजिट के ऊपर कोई बैंक दे दे। अब जी वो 3-4 बैंक थे, 3-4 बैंक थे वो। अब आपने 3-4 बैंक को विज़िट किया तो उसमें से एक बैंक ने कहा कि मैं जो है आपको इतने परसेंट दूँगा आपको, इतने परसेंट रिटर्न दूँगा या 15% दूँगा या 16% दूँगा। तो आप 16% वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, 14 या 12% वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का? फ़ायदा ये होता है कि 3-4 आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उनमें से आप देखते हैं जिसका रिटर्न जो रेट जो है वो ज़्यादा होता है, उसको आप सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलना है। आप दूसरे अल्फ़ाज़ में ये कह सकते हैं कि प्रॉफ़िट की परसेंटेज है ये। अकाउंटिंग रेट ऑफ़ रिटर्न क्या है? प्रॉफ़िट की परसेंटेज है आपकी। जी सर, लगी समझ। थैंक यू। हुँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, असलम। सर आपने ये जो अभी हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिया है, इसमें ये हुँ, अगर हम देखें कैश इन फ्लो पहले 5 सालों में तो वो यूनिफॉर्म रह रहा है और अगले 5 सालों में वो यूनिफॉर्म रह रहा है, हुँ, लेकिन अगर टोटल 10 सालों को देखा जाए तो वो अनइवन है। तो जब हुँ। हम पे बैक पीरियड को फाइंड करेंगे तो हम लोग अनइवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना? बिल्कुल अनइवन वाला करेंगे आप। जैसे थैंक यू, जैसे ये हाँ जी। पूछना था। एक और बात पूछनी थी सर, जी, जी। ये जो आपने हमें फॉर्मूला बताया था एवरेज कॉस्ट का, वो हुँ। असल में एवरेज इनकम ही है ना? मतलब वो एवरेज इनकम हाँ, का बिल फॉर्मूला बिल टोटल अमाउंट डिवाइड पीरियड। हाँ, एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, आपने जो ARR में फॉर्मूला बताया है ना ये कि वाला? एवरेज इनकम फॉर्मूला ये होगा कि हाँ ये जी वा ये वाला। ये वाली इस वाली की बात कर रहे हैं आप?
हाँ जी, आपने यहाँ पे ये एवरेज इनकम का फॉर्मूला बाद में बताया था ना कि आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं हाँ, कि टोटल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, डिवाइड द टोटल पीरियड। हाँ टोटल प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल प्रॉफिट टोटल इनकम या टोटल रिटर्न होती है आपकी। ओके सर, अगर थैंक यू। प्रॉफिट ना दिया हो तो आप सेल को भी ले सकते हैं, टोटल सेल होती है आपकी। ठीक है अस्सलामुअलैकुम सर, सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी, सर, कैसे हैं, क्या हाल है, ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। हाँ शुक्र। सर मैंने ये पूछना था सर, आपने वो फार्मूला दिया है सर पोस्ट पे बैक में, एक ही हाँ फार्मूला दिया है, हाँ एक जी, फार्मूला बताए, वो एनिमल में यूज करना है, यूनिफॉर्म में भी वही एक ही फार्मूला यूज करना है? पोस्ट पेबैक में एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है। पोस्ट पेड में एक ही यूज होगा सर? हाँ जी, क्योंकि उसका फार्मूले की नेचर देखें ना आप, जरा फार्मूले की अगर नेचर देखें आप, तो एक मिनट, ये फार्मूले की नेचर है आपकी, ठीक हो गया। जी कैश इनफ्लो इनटू एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। अब कैश इनफ्लो में आपने एक चीज का ख्याल करना है, एक चीज का आपने यहाँ पर ख्याल करना है कि अगर, तो अब जैसे एक जो सवाल देंगे ना, बल्कि आप ऐसा काम करें, पहले जो सवाल मैंने आपको दिया है ना, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट इस्तेमाल हुआ है, वो ये जी इस्तेमाल सर। हुआ है क्योंकि जी उसमें सर, ये तो वो ये एक मिनट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर भी करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो कैश आपका जो इनफ्लो है ना, वो कितना है, 1 लाख रुपए, एक ठीक है। जी अब आपको के पहले 5 साल 20-20 हज़ार रुपये इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कि 20, 1 लाख, 1 लाख। हाँ पहले 5 साल में आप क्या कर चुके हैं, 1 लाख इस्तेमाल अपने कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पोस्ट 40, अब पोस्ट बैक आपका जो बचता है उसमें 8 हज़ार रुपये हैं, और 8 हज़ार रुपये आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक हो गया। 40 है। तो यहाँ तक आपको समझने के लिए बड़ा आसान था। तो अब इस सवाल को आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर मुझसे यही सवाल पूछेंगे, अगर मुझे याद ना रहा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को दोबारा से। क्योंकि यहाँ पे सर ये भी हो सकता है कि 1 लाख की जगह पे 80 हज़ार आ जाए, तो अब आपके पास 2 पेबैक पीरियड आ जाएंगे। तो इस कैटेगरी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, मुझे खुद भी याद नहीं थी ये कैटेगरी यहाँ चलो ठीक है यहाँ मेंशन करनी। जी सर, शुक्रिया सर। चलें। सर ये पोस्ट पे बैक पीरियड के अंदर डेज तो नहीं आ सकते, मतलब मंथ ही होंगे ना सर? नहीं नहीं, पोस्ट पेबैक में बिल्कुल वो नहीं आते हैं। जी सर। हाँ, क्योंकि इसका फार्मूला जो है वो यही है कि क्योंकि सर हम ये मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें मंथ्स पता चल जाएंगे आप कितने। मंथ को साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई, क्योंकि अगर 2 मंथ आ रहे हैं तो उसको 12 पे डिवाइड करके आप साल में कन्वर्ट कर लें, तो वो 3 इशारे समथिंग आ जाता है आपका एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ जी तो टोटल होती है, पे पीरियड होता है कि जैसे अब वो आपका आया था ना 3 साल 2 महीने, तो 2 महीने को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप 3 इशारे कुछ कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 12 करें तो मेरे ख्याल से कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाय 12 6 आता है ना आपका। जी जी जी। हाँ, तो 2 डिवाइडेड बाय 12 6 नहीं आता, कुछ समथिंग आती है, 1 मिनट कैलकुलेट करने दें इसके ताकि, आपका 0.17 आता है। अब देखें तो अगर आप उसमें, तो वो कितना था आपका, वहां पर आपने बताना था 3 साल और 2 महीने, 3 ईयर और 2 मंथ बताना था ना आपने वहां पे। जी सर। तो अब यहाँ पर आपको चाहिए पेबैक पीरियड, तो यहाँ पर जाहिर है आप अगर टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है, पेबैक पीरियड आपका निकल आया है 3 साल और 2 महीने, तो बाकी जितना अगर 6 साल है तो बाकी कितने बच गए यहाँ पर आपके, एस्टिमेटेड लाइफ तो 6 महीने 6 साल ही आनी है ना आपकी टोटल। तो ये इसमें अगर आप मंथ को वैसे एज इट इस्तेमाल करें तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर इसमें इस्तेमाल ना करना चाहें तो 3 इशारिया आपका आ जाता था यहाँ पर 1 7, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। ठीक हो गया। या इसका एक और दूसरा तरीका जो है, ये भी हो सकता है कि 3 साल 2 महीने जो है इसमें से निकाल लें 6 साल में से, तो वो आपके आ जाते हैं गालबन 2 साल और 10 महीने, ठीक ऐसे ही ना, 2 साल और 10 महीने आके बचते हैं आपके। अब इशू यहाँ पर ये आता है कि आपने कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई करना था इस चीज़ को, तो महीन मंथ को तो आप मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकते, तो वो आंसर आपको गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे ईयर्स में, तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10/12 कर दें, तो जो भी आंसर आता है तो 2 उसी को लेकर आके आप इसमें जो है उसे मल्टीप्लाई कर दें कैश इनफ्लो के साथ।
जी राइट। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? किसी का काइंडली ये जी सर, ये मल्टीप्लाई का वाला दोबारा बता दो थोड़ा सा, मल्टीप्लाई का। अच्छा, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये इस तरह था, 2.10 वाला। हाँ 2/10 वाला। अब आपको याद होगा तो एक कैलकुलेशन में आया था 3 साल और 2 महीने आया था ना, 3 साल और 2 महीने आया था आपका एक जो है वो आंसर। बिल्कुल अब इसमें, बिल्कुल सर। अब इसको हम जो है ये मंथ को मैं ये बता रहा हूँ कि मंथ को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। ठीक हो गया? एक साल में 12 दिन होते जी हैं ना, 12 महीने होते हैं ना आपके पास। तो दो को अगर आप जी डिवाइड जी। कर दें, दो को अगर डिवाइड कर दें आप 12 के साथ, तो आपके पास आंसर जो है 0.6 आएगा। हाँ 0.6 आएगा। मतलब कि 1 समथिंग आ रहा था, पता नहीं 1.67 आ रहा था शायद। 0.67 आ रहा है आपके पास, 6। 0.67 आ रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट जो है इसमें जमा कर सकते हैं, 3 में। 3 + 0.67 इज इक्वल टू 3. 6 7।